हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मराठा साम्राज्य का। अब देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास आप समझ लीजिए कि स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आप इस टॉपिक को आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका देखिए। देखिए, ये दौर ऐसा था जिस समय मुगल साम्राज्य भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, यानी कि औरंगजेब, और मराठा साम्राज्य भी, यानी कि मराठास भी जो थे वो भी अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो होता ये है कि जो मराठास थे और हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनके आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पर जो औरंगजेब था वो हिंदू विरोधी था, तो और कट्टर मुसलमान था। तो इस तरह से जो है, औरंगजेब के ही हिंदू विरोधी होने के कारण जो मराठास हैं उनको उनका साम्राज्य विस्तार करने में उनको मदद मिली। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। मुगल प्रशासन के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। ध्यातव्य है कि भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों ने जन सामान्य में हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठा के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मराठा शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रणीय है, जिनके दौर में मराठा शक्ति ने नई ऊंचाइयां हासिल की। तो देखिए, मराठा साम्राज्य में सबसे पहले हम शिवाजी के ही बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शिवाजी, जिनको मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, इनका जन्म से लेकर पिता, माता, संरक्षण, गुरु, राज्याभिषेक कब हुआ, ये सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, तो 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में, यानी कि सिवनेर के किले में। तो देखिए, आपको यही मिलेगा ऑप्शन में, सिवनेर। कहाँ है ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे ये महाराष्ट्र में है वर्तमान। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ ये प्रथम श्रेणी के सरदार थे, तो आपको पिता का नाम भी याद होना चाहिए। माता जीजाबाई। इनके जो संरक्षक थे वो थे दादोजी कोंडदेव। इनके जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, वो थे रामदास। राज्याभिषेक हुआ इनका 1674 ईस्वी में। ठीक है, और राजधानी इनकी रायगढ़ थी, जो रायगढ़ में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। और मृत्यु इनकी हो जाती है राज्याभिषेक के 6 साल बाद, यानी कि 1680 में। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स तो सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनके प्रारंभिक सैन्य अभियान देखते हैं। ये कई बार मैंने पिछले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस भी किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। औरंगजेब का अगर आपने टॉपिक समझा है, देखा है अच्छे से, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो उस टॉपिक को प्लीज़ पहले देख लीजिए, आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर देखिए, 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे के पास स्थित तोरण के किले को और 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। ठीक, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि तोरण का किला कहाँ है और कब इसे जीता शिवाजी ने, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक संधि होती है शिवाजी की मुगलों से जिसमें जो होती है 1656 में। तो देखिए, होता क्या है कि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था, तो शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर से अपने संबंध जो थे वो अच्छे कर लिए, तो वो दोनों साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो बीजापुर का शासक होता है आदिल शाह, जब वो मर जाता है तो औरंगजेब को एक अच्छा मौका दिखता है कि बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाने का। तो उसी दौरान एक संधि होती है 1656 की, जिसमें पूना और कल्याण भिवड़ी तक का जो क्षेत्र होता है वो मुगलों के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो संधि हो गई कब, 1656 में। याद रखेंगे, मैंने पिछले टॉपिक्स में ये करवाया है औरंगजेब के। ठीक है, उसके बाद होता ये है कि
शिवाजी की ये जो थी जिस पे अधिकार किया गया था मुगलों ने, तो वो शिवाजी की पैतृक जागीर थी, तो वो उसको वापस से लेना चाहते थे। तो फिर ये क्या करते हैं कि 3 साल बाद यानी कि 1659 में दोबारा से इनका बीजापुर से संघर्ष होता है। तो जो अफजल खां, जो बीजापुर का एक सेनापति था, उसके साथ ये इसका संघर्ष होता है और इसके ये क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है संघर्ष इनका ठीक रहता है। उसके बाद होता क्या है कि 1663 में औरंगजेब किसको भेजते हैं, शाहिस्ता खां को भेजते हैं, जो कि औरंगजेब का मामा रहता है। ठीक है, तो शाहिस्ता खां को भेजते हैं, तो शाहिस्ता खां को भी ये घायल कर देते हैं शिवाजी। तो इस तरह से औरंगजेब शाइस्ता खां को वापस बुला लेते हैं। फिर होता यह है कि अब जो है मुश्किल थी शिवाजी को हराने की, तो औरंगजेब अब भेजता है किसको, जय सिंह को। तो वो आमेर के जो राजा थे, आमेर सिंह, उनके साथ मिल जाते हैं। तो जो जय सिंह थे, उन्होंने एक टुकड़ी भेजी अपनी सेना की, किसके सहयोग में, औरंगजेब के। तो उसको उसके बाद ये होता है कि शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया जाता है। तो उसके बाद शिवाजी को हताश होकर के पुरंदर की संधि करनी पड़ती है, जो कि होती है 22 जून 1665 में। आपको इसमें डेट याद रखनी है कि 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, किस किस के बीच, शिवाजी और मुगलों के बीच। अब देखिए जो संधि थी उसके तहत प्रावधान क्या थे। तो शिवाजी को अपने 35 किले में से 23 किले क्या करना पड़ा, मुगलों को सौंपने पड़े। उसके बाद शिवाजी को जो पुत्र था संभाजी, उसको मुगल दरबार में भेजा गया और उसे 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। और एक और चीज़ शिवाजी ने ये कही थी कि वो बीजापुर के विरुद्ध जो है मुगलों का साथ देंगे। पर होता क्या है कि जो शिवाजी थे वो औरंगजेब की कैद में भी थे। तो 1665 में तो पुरंदर की संधि हुई, पर फिर 1666 में यानी कि 1 साल बाद ये जो है शिवाजी जो थे वो औरंगजेब की कैद से भाग जाते हैं और दोबारा से अपने किलों को जीतने का फैसला करते हैं। तो देखिए अब इनका राज्याभिषेक कैसे करके होता है। शिवाजी ने पुनः मुगलों के किले को जीतने का फैसला किया जब वो कैद से भाग गए। 1670 में इन्होंने सूरत को लूटा। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ के किले में। ठीक है, उसके बाद राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। कई बार पूछा गया है, तो नाम याद रखना है किसके द्वारा की गई, गंगा भट्ट के द्वारा। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हैंदव धर्मधारक, ठीक है, छत्रपति हैंदव धर्मधारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। तो देखिए छत्रपति सबको पता है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हैंदव धर्मोधारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की। तो इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि छत्रपति से क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि ये सभी को ही पता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हैंदव धर्मधारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी शिवाजी के समय पर। तो हिंदू सिद्धांतों पर आधारित इनके प्रशासन में, इनके शासन में 8 मंत्री थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता। तो कई बार पूछा गया है कि अष्टप्रधान जो थे वो किसके प्रशासन में थे, तो वो थे शिवाजी के। अब देखिए पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक व असैनिक कार्य को देखता था। सर ए नौबत कई बार पूछा गया है, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अमात्य जो कि राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। सचिव जिसे चिटनीस भी कहते थे। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चिटनीस जो था वो क्या करता था, तो वो राजकीय पत्रकार का कार्य देखता था। सुमंत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुमंत जो था वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। वाक्यनवीस राज्य के दैनिक कार्यों का लेखबद्ध करना, यानी कि दिन भर में क्या क्या कार्य किए राजा ने वो उसको एक तरह से लेखबद्ध कर देना। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था और न्यायाधीश न्याय से संबंधित।
तो देखिए जो वर्ड शब्दों से ही पता चल जाता है जिनका अर्थ, तो उनसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं वाक्यानवीस, सुमंत, चिटनीस और अमात्य। ठीक है, ये 4 अच्छे से याद रखने हैं। बाकी तो जो हैं वो सभी को ही पता है, जैसा पेशवा, सरे, नौबत, ठीक है, पंडित राव, न्यायाधीश, तो ये सभी जगह इनका एक ही मतलब होता था। अब देखिए नोट करने वाली बात ये है कि पंडित राव और न्यायाधीश को के अतिरिक्त सभी को सैन्य सेवा देनी होती थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 अष्ट प्रधान में से कौन से 2 प्रधान ऐसे थे जो सैन्य सेवा नहीं देते थे, तो वो थे पंडित राव और न्यायाधीश। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, सीधा जो किसान होते हैं उनसे लगान वसूला जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता जो कि लगान लेगा, तो इस तरह से सीधा किसानों से ही लगान लिया जाता था। मापन की इकाई जो इस समय थी वो थी काठी या मूठा। तो देखिए इसको याद रखना है, काठी जो थी मापन की इकाई थी। 20 काठी जो होता था वो 1 बीघे के बराबर होता था और 120 बीघा एक चावर के बराबर होता था। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस माप की जो इकाई थी वो काठी थी, ये याद रखना। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत बंदरगाह इत्यादि पर लगने वाली चुंगियाँ थीं। और 2 तरह के जो प्रमुख कर थे जो शिवाजी के टाइम पर लिए जाते थे वो थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो था वो 1/4 हिस्सा इसका लिया जाता था। तो ये किससे लिया जाता था, जो कि शिवाजी के समीप के क्षेत्र थे, यानी कि पड़ोसी राज्यों से ये लिया जाता था। और सरदेशमुखी जो कि शिवाजी के अधीन क्षेत्र थे, जो शिवाजी थे वो 10 क्षेत्रों को अपने जो है अधीन रखते थे। तो सरदेशमुखी यानी कि 1/10 इससे जो है इनसे कर लिया जाता था। तो ये तो खैर नाम से ही पता चल जाएगा, चौथ यानी कि 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। तो जो सरदेशमुखी थे वो शिवाजी के अधीन क्षेत्र थे और जो चौथ जहाँ से लिया जाता था वो शिवाजी के समीप क्षेत्र थे। तो ये कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कहीं बार एग्ज़ाम में आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे शिवाजी से रिलेटेड। अगली जो मराठा साम्राज्य की वीडियो आएगी उसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे हम, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके एमसीक्यूज़ बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।